नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का आपका जिला आपकी खबर में। रुक करते हैं अब खबरों का। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। बेरोजगारी के मुद्दे पर दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज सरकार की गलत नीतियों के कारण हरियाणा में बेरोजगारी दर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसका नतीजा ये है कि आज प्रदेश में अपराध का बोलबाला है। आज प्रदेश के युवा नशे की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं बढ़ती महंगाई पर भी दीपेंद्र हुड्डा ने जमकर निशाना साधा। भारत सरकार के जो आंकड़े, उन भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार अगर देश में एक राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, वो हरियाणा राज्य है। और हरियाणा के अंदर बेरोजगारी पे केवल अब हम ही नहीं बोल रहे, भाजपा के सांसद भी बोल रहे हैं। आपने देखा होगा कल वरुण गांधी जो एक सांसद है, उनका बयान आया कि इतनी जो भयावह बेरोजगारी हरियाणा के अंदर, ये मैं समझता हूं कि एक देश के लिए एक चिंता का विषय। हरियाणा की बेरोजगारी आज केवल प्रदेश के लिए नहीं, देश के लिए चिंता का आज एक। क्या देश में अनाज संकट है? क्या आज देश के किसान केंद्र सरकार की नीतियों से खुश नहीं है? ये सवाल इसलिए क्योंकि राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। पेश है एक रिपोर्ट। किसान बहाना, सरकार निशाना। जी हाँ, एक बार फिर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। एक और जहां एमएसपी के मुद्दे को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया, तो वहीं देश में अनाज संकट को लेकर भी निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा का आरोप है कि केंद्र की मोदी सरकार में देश के चंद बड़े औद्योगिक घरानों का पोषण और किसान मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार एक नारे से चल रही है। बीजेपी सरकार चंद बड़े औद्योगिक घरानों का पोषण और किसान मजदूर का शोषण, ये इनका ध्येय बन गया है। कुछ बड़े औद्योगिक घरानों का पोषण और किसान मजदूर का शोषण। एमएसपी व्यवस्था और पीडीएस प्रणाली में जो आज ये चुनौतीपूर्ण परिस्थिति बनी है, ये इसी इनका जो ध्येय है उसका नतीजा है। हुड्डा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पहले गेहूं को अन्य देशों में भेजना शुरू किया, उसके बाद फिर उस पर रोक लगा दी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत ऐसे कई राज्य हैं जो केंद्र सरकार से गेहूं की मांग कर रहे हैं, लेकिन राज्यों की मांगों को पूरा करने के बजाय केंद्र सरकार देश के कुछ खास औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अब तक बीजेपी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती थी, लेकिन अब बीजेपी का कोई भी नेता इस मुद्दे पर बात करने से बच रहा है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या दीपेंद्र हुड्डा इन मुद्दों को उठाकर किसानों को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हरियाणा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए बढ़ते अब आगे। चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में 8 जुलाई को रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम के दौरान सीएम जिला वासियों को बड़ी सौगात देंगे। इस कार्यक्रम में सीएम के साथ साथ राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार सहित कई मंत्री और विधायक भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम से पहले चरखी दादरी विधायक सोमवीर सांगवान, जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया और पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने रैली स्थल का निरीक्षण किया और रैली की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। इस अवसर पर विधायक सोमवीर सांगवान ने बताया कि दादरी में होने वाली रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल दादरी जिले के लिए कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। वहीं चरखी दादरी जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने बताया कि रैली की तैयारियां जोरों पर है।
इस रैली में लोगों के बैठने और पार्किंग की व्यवस्था की सभी तैयारियां शाम तक पूरी कर ली जाएगी। बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली होने जा रही है 8 तारीख को। उसकी सारी व्यवस्था आप लोगों को देखिए, हर तरह की जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, पार्किंग की, पानी की, पंखे की, बैठने की व्यवस्था की और बहुत बड़ी एक दादरी विकास प्रगति की रैली होने जा रही है। इतनी रैली होने जा रही है और दादरी के बड़े सौगात माने मनोहर लाल जी दादरी जिले को बहुत कुछ पहले भी दिया है और बहुत बड़े सौगात दादरी जिले को मिलने जा रहे हैं। उसको लेके सभी तैयारियां अपने चरम पर हैं। तो कल शाम तक सभी चीज़ें इन प्लेस होंगी, चाहे वो पार्किंग को लेकर हो, सीटिंग अरेंजमेंट हो या फिर जो भी बरसात को देखते हुए पंडाल की व्यवस्था हो। और रही बात उद्घाटन और फाउंडेशन स्टोन की, तो जो प्रोजेक्ट की लिस्ट आज शाम तक फाइनल होकर आ जाएगी, वो आपके साथ साझा कर दूँगा। लगभग 15 के आसपास टोटल प्रोजेक्ट्स होंगे जो फाउंडेशन और इनोग्रेशन में प्रपोज। देश में रसोई गैस के दाम बढ़ने से आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। अब आपको झज्जर की 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। एक तस्वीर में महिलाएं हैं जिन्हें गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद अपना घर चलाना भी मुश्किल हो चुका है, तो दूसरी तस्वीर शराब के ठेके की है जिसके बाहर एक बैनर लगाया हुआ है जिसमें शराब के दामों में भारी छूट लिखी हुई है। इन 2 तस्वीरों में देश की स्थिति साफ साफ देखी जा रही है। जहां एक और गैस सिलेंडर के दाम तो बढ़े हैं, तो दूसरी ओर शराब में भारी छूट भी दी जा रही है। इन दोनों मुद्दों को लेकर जब हरियाणा न्यूज के संवाददाता ने महिलाओं से बातचीत की तो उन्होंने अपनी आपबीती बताई। क्या कुछ कहा इन महिलाओं ने, आपको भी सुनाते हैं। घर में सारी समस्या है, कोई आमदनी ना, नौकरी ना है, और महंगाई इतनी कर दी, बता क्या कितना काम चला और कितना रोटी बनावा। इस समस्या हो रही है कि वो सिलेंडर बहुत महंगा हो रहा है, हम खर्चा कैसे सिलेंडर भरवाओ, खर्चा उठाओ, बता हैं, मजबूरी वैसे गाड़ी मजदूरी वैसे कर रहे। और सिलेंडर बिना तड़के उठते कम है, इतना महंगा हो गया, किस तरह गुजारे होंगे लोगों के हैं? सरकार ना सोचती कि मैं इस बारे में। सिलेंडर इतने महंगे कर दिए, मंजूर कब्जा है और लुगाइया का पिट्टा फिर और कितना लावे लुगाई, सिलेंडर महंगे कर दिए। रतिया के अलग अलग संगठनों की तरफ से एक साझा मोर्चा तैयार किया गया है जिसमें मोटरसाइकिल पर युवा रोष मार्च निकालते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान युवाओं ने कहा कि देश की सेना का निजीकरण नहीं होने देंगे। वहीं सरकार की तरफ से अग्निपथ योजना लागू करने के फैसले पर युवाओं में काफी ज्यादा रोष है जिसका वो काफी विरोध भी कर रहे हैं। युवाओं ने कहा कि सरकार ने अग्निपथ योजना लागू कर बर्बाद करने की स्कीम बना रही है। उन्होंने कहा कि 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन फिर भी युवा शिक्षा और रोजगार से वंचित है। पुरानी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए और अग्निपथ योजना को रद्द किया जाए। पीछे ये अग्निपथ योजना जो लागू की है वो सरासर नौजवानों के ऊपर एक हमला है और नौजवानों की बर्बाद करने की ये स्कीम है। पीछे ये नौजवानों को बर्बाद करने की ये स्कीम है और 70 साल हो गए आज देश आज़ाद हुए हुए, फिर भी आज हम नौजवान रोज़गार के लिए, शिक्षा के लिए सड़कों के ऊपर घूम रहा है और प्रदर्शन कर रहा है, पर सरकार ना तो रोज़गार दे रही है और ना ही, इसलिए हमारी मांग है जो अग्निपथ योजना उसको रद्द किया जाए। केंद्र सरकार ने इस बार स्वतंत्रता दिवस कुछ खास अंदाज से मनाने का फैसला किया है। इस बार केंद्र सरकार ने 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान शुरू करने का फैसला लिया है जिसके तहत देशवासियों को अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। देश को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए और इस बार सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है जिसके तहत इस अभियान को चलाया जा रहा है। इस बात की जानकारी यमुनानगर के डीसी पार्थ गुप्ता की तरफ से दी गई है। जो आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है उसके अंतर्गत देश भर में जो है इस बार हर घर तिरंगा करके एक नया जो है प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ये हमारा जो है 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक हमारे ज़िले में भी ये जो है चलाया जाएगा।
मुख्य उद्देश्य इसका ये है कि लोगों को जो हमारा नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसके बारे में जो है अपने घरों में लगाने के लिए उनको मोटिवेट करना और एक भावना पैदा करना, देशभक्ति की भावना, एक राष्ट्र प्रेम की भावना जो है वो उसको जागरूक करने के लिए ये मुख्य तरह से प्रोग्राम चलाया जाना है। इसमें हमारा अगर जहाँ तक यमुनानगर ज़िले की बात है तो करीबन 3.5 से 4 लाख जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं जो हमारे ज़िले में हैं। पूरे जिला प्रशासन का ये प्रयास रहेगा कि हम लोग लोगों को मोटिवेट करके और ख़ुद भी जो है हम लोग फ्लैग्स गुरुग्राम में सिरसा विधायक और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा की भतीजी हर्षा का गोद, टीका और संगीत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, प्रदेश के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह, सांसद सुनीता दुग्गल, विधायक कुलदीप वत्स सहित राजनीति से जुड़े कई लोग आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। इसके साथ ही बॉलीवुड जगत से अभिनेत्री उर्वशी रौतेला और गायक सलीम सुलेमान ने संगीत समारोह की प्रस्तुतियां देकर समावान दिया। आपको बता दें कि विधायक गोपाल कांडा के अनुज और वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा की बेटी हर्षा की शादी जाने माने उद्योगपति राकेश बिंदल के बेटे हिमांशु से होने जा रही है। एचएलपी सुप्रीमो की भतीजी की संगीत सेरेमनी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि राजनीति से जुड़े तमाम दिग्गज इस समारोह में शिरकत होने के लिए पहुंचे थे। इसके साथ ही एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला भी यहां पर पहुंची थी और गायक सलीम सुलेमान ने भी संगीत समारोह की प्रस्तुतियां देकर समावान दिया। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपको बताते चले कि विधायक गोपाल कांडा के अनुज और वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा की बेटी हर्षा की शादी जाने माने उद्योगपति राकेश बिंदल के बेटे हिमांशु से होने जा रही है। तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। एचएलपी सुप्रीमो की भतीजी का संगीत समारोह का आयोजन किया गया। धान की रोपाई अब शुरू कर दी गई है। कृषि विभाग और मौसम विभाग के अनुमान से आज और कल भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान उप मंडल कृषि अधिकारी राजेंद्र मेहरा ने किसानों को धान की सीधी बिजाई की सलाह देते हुए कहा कि वे हरियाणा सरकार की 4000 रुपए प्रति एकड़ योजना का लाभ ले सकते हैं। इससे किसानों का समय और मजदूरी पर आने वाला खर्च बचेगा। वहीं मेहरा ने कहा कि अगर किसान धान की फसल ना लगाकर 7000 रुपए की योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत हरियाणा सरकार की पोर्टल पर पंजीकरण जरूर करवाना चाहिए। पिछले हफ्ते यहाँ 100 mm के आसपास बारिश हुई हमारे गोहाना तहसील के अंदर और हमारा मेन धान का एरिया है तो इसके लिए तो फायदा ही फायदा है। और बारिश होती है तो कितनी बारिश अनुमान लगाया जाए? अभी ये है कि आज और कल में जो फोरकास्ट है वो बारिश की बता रखी है। अगर ये बारिश होती है तो हमें तो फायदा रहेगा धान की फसल में। दूसरा इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि भाई अभी हमें कोई भी स्कीम या किसी भी चीज़ में भाग लेने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा सरकार ने जरूरी कर रखा है। तो किसान भाइयों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी अभी वो चलिए इसी बीच रुक कर लेते एक बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर करनाल से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पश्चिमी यमुना नहर टूटी। घोगड़ीपुर गांव के पास भी नहर में दरार आ चुकी है। पटरी में आई दरार के कारण खतरा भी बढ़ चुका है। खेतों में खड़ी फसल जलमग्न हो चुकी है। तो करनाल से बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पश्चिमी यमुना नहर यहां पर टूट चुकी है। घोगड़ीपुर गांव के पास भी नहर में दरार आ चुकी है। पटरी में आई दरार के कारण अब खतरा भी बढ़ चुका है। खेतों में खड़ी फसलों में पानी घुस चुका है। फसलें जलमग्न हो चुकी है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लक्ष्य जुड़ चुके हैं। करनाल में पश्चिमी यमुना नहर टूटने की खबर सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए, करनाल में जो पश्चिमी यमुना नहर है उसका एक हिस्सा जो है करीबन टूट चुका, जिसके बाद कहीं ना कहीं खतरा जरूर बना हुआ है इस वक्त जो करनाल की स्थिति है। और बात की जाए, तमाम अधिकारीगण हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, चाहे करनाल के एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, चाहे नहरी विभाग से तमाम अधिकारी हैं। काफी संख्या के अंदर लेबर के जो लोग हैं वो लगा दिए गए हैं, क्योंकि पानी का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं काफी देखने को मिल रहा है, जिसे उसे कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं उसे मिट्टी से भरने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं अधिकारी इस समय मौजूद है जो आदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। जी, फसलों को किस तरह से नुकसान पहुंचा है लक्ष्य? फिलहाल अभी बात की जाए, फसलों पर कहीं ना कहीं का नुकसान अभी देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि अधिकारी जो है मौके पर जरूर पहुंचे हैं इसका समाधान करने के लिए भी, क्योंकि कुछ ही देर बाद जो हम मीडिया से भी बात करेंगे, उनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे आखिर ये किन कारणों से जो ये बांध है वो टूटा है, जो पुल है वो टूटा है, वो भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अभी जिस तरीके की दृश्य सामने है, करीबन 50 फुट के करीब का जो एरिया है, 50 मीटर का जो एरिया है वो कहीं ना कहीं वो बाधित जरूर हुआ है, जिससे पानी का जो भराव है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जी, शुक्रिया लक्ष्य आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते अब आगे। छात्राओं और महिलाओं के लिए 2 साल पहले पिंक बसें खरीदी गई थी। पूरे हरियाणा में इन बसों की संख्या लगभग 150 थी। इसी के तहत 9 बसें फरीदाबाद डिपो में भी भेजी गई थी। इनका मकसद ये था कि इन बसों के माध्यम से महिलाओं को सफर के दौरान सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन पिंक बसें अब रोडवेज के बस अड्डे में धूल फाकती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस पूरे मामले में रोडवेज के जीएम का तो कुछ और ही कहना है। 2 गाड़ियां तो गर्ल्स कॉलेज में जाती है स्पेशल, और बाकी 2 गाड़ियां लोकल चलती हैं, वो सभी के लिए हैं। गुरुग्राम, पलवल और IMT 3 ये चलती हैं। बढ़ते अब आगे। पलवल में 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोपी ने उस वक्त छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया जब छात्रा घर से स्कूल जा रही थी। सुनसान इलाके का फायदा उठाते हुए आरोपी ने छात्रा के साथ छेड़खानी की। हालांकि छात्रा के शोर मचाने के बाद आरोपी फरार हो गया, लेकिन इस दौरान छेड़छाड़ की पूरी तस्वीर वहां लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। इस घटना के बाद से ही पुलिस की कार्यशैली पर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। है जो 10वीं क्लास के स्टूडेंट है, सुबह 6:30 बजे अपने घर से निकली थी, तो एक लड़का आता है मुंह का ढाटा मार के, वो उसके साथ गलत हरकत करके और भाग जाता है। उसकी फोटो आ गई हमारे पास, स्केच उसका जारी कर दिया है और FIR लॉज उसी समय कर दी थी। 5 तारीख को ही पोस्ट। राजस्थान में अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा गया है। दरअसल मेवात पुलिस ने राजस्थान में एक बार फिर से अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया है। इसके साथ ही भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। साथ ही हथियार बनाने वाली 2 अवैध फैक्ट्रियों का भी खुलासा किया गया है। इसके अलावा 2 आरोपियों को भी पकड़ा गया है। वहीं इस मामले में अभी पुलिस की जांच पड़ताल लगातार चल रही है। बिल्कुल, नूह पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, जिसमें अवैध हथियार का जो पूरा नेटवर्क है उसको हम पर्दाफाश हुआ है। इसमें पहले 248 नंबर FIR थाना झिरका में दर्ज हुई थी, जिसके अंतर्गत हमने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और उनसे हमारे पहले ही 13 अवैध असले, 50 जिंदा रोंद और कुछ मशीनें हमें बरामद हुई थी। उसी कड़ी में उनका जब हमने 3 दिन का रिमांड लिया, 2 आरोपी जिसमें बिलाल और शकील, तो माननीय न्यायालय से रिमांड लेने उपरांत जब गहनता से पूछताछ की गई तो उसमें उन्होंने आगे उसके नेटवर्क का पर्दाफाश किया कि वो आगे उन्होंने किस किस को सप्लाई किया हुआ है और या जो सप्लायर्स हैं उन्होंने और कहां से उसकी प्रोक्योरमेंट की हुई है। उसी के तहत हमारे 2 आरोपी और पकड़े गए हैं।
गोहाना के नागरिक अस्पताल में बने बहुउद्देशीय विभाग से चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि दोनों चोर खिड़की की ग्रिल को तोड़कर अस्पताल में घुसे और पंखे, लोहे की कुर्सियां, बेंच, हेलमेट, बल्ब और पानी का पाइप चोरी कर ले गए थे। जिसके बाद अस्पताल कर्मचारी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने देर शाम 2 आरोपी कुलदीप और अमृत को गिरफ्तार किया। ये दोनों आरोपी गोहाना के बिचपड़ी गांव के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। मोर्चरी से कुछ पुराना सामान चोरी की सूचना मिली थी और एक लिखित दरखास्त प्राप्त हुई थी हॉस्पिटल से। उस पर हमने एफआईआर दर्ज कर दी और एफआईआर दर्ज करने के बाद इसकी तफ्तीश की। दौरान तफ्तीश 2 लड़के कुलदीप और अमित, ये बिचपड़ी गांव के हैं, उनको अरेस्ट किया है। उन्होंने पुराने सामान को इसी कबाड़ी को बेच दिया था और आरोपियों को जेल भेज दिया। सर क्या क्या लेके गए थे कुछ पता है? पुराने पंखे, पुरानी चेयर, पुराना सामान। सिरसा में स्वास्थ्य विभाग की ओर से डायरिया और परिवार नियोजन पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर लोगों को डायरिया से बचाव के उपाय बता रही है। इसके अलावा इन बीमारियों से बचने के लिए लोगों को फ्री में ORS के पैकेट भी बांटे जा रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीमें गर्भवती महिलाओं की जांच भी कर रही है। नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर मनीष बंसल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से 1 से 15 तारीख तक डायरिया पखवाड़ा मनाया जा रहा है और लोगों को इस बीमारी के बारे में जानकारी भी दी जा रही है। डायरिया में शरीर में पानी की कमी हो जाती है और उस कमी को पूरा करने के लिए ये जीवन रक्षक घोल उत्तम घोल है और इसको 1 लीटर पानी में 1 पैकेट को मिलाना होता है और 24 घंटे के अंदर उसका सेवन करना है। यूजली छोटे बच्चों में डायरिया जो है वो ज़्यादा खतरनाक होता है और अगर उसको 3 या 4 दस्त आ जाए तो वो बच्चे के शरीर में एकदम से पानी की कमी हो जाती है और जिसके लिए वो सीरियसनेस में चला जाता है। और सीरियसनेस को पहचानने के लिए अगर बच्चा थोड़ी बेहोशी की अवस्था में है या उसको पेशाब नहीं आ रहा या वो खाना पीना कुछ भी नहीं ले रहा या शरीर ठंडा हो रहा है तो ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टरी सलाह लेने की। सोनीपत में समाज कल्याण विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि गांव सलीमसर माजरा के नंबरदार को जिंदा होने के बाद भी मृत घोषित कर दिया गया और फिर उसकी पेंशन भी काट दी गई है। पीड़ित जय भगवान नंबरदार का कहना है कि वो जिंदा होने के सबूत लेकर अलग अलग कार्यालय के 4 महीने से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि जय भगवान पिछले 35 सालों से नंबरदार का काम कर रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर समाज कल्याण विभाग अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आया। समाज कल्याण विभाग के अधिकारी ने बताया कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के दौरान आधार कार्ड में गलत जानकारी चढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि जिनकी फैमिली आईडी नहीं बनी हुई है उनकी भी पेंशन रोकी गई है। या तो उनके आधार नंबर गलत चढ़ जाते हैं उसमें, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते समय उस टाइम उसके ये आधार नंबर पेंशन से जुड़ा हुआ तो इसके वो पेंशन बंद हो जाती है, वो डायरेक्ट दिखा देती है। कुछ जिसने फैमिली आईडी नहीं बनवाई तो उसकी फैमिली आईडी ना होने के कारण सरकार ने देख लिया भाई आदमी है नहीं तो उसकी भी वो लाइट दिखा दी जाती है। जो सर्वे करवाया जाता है सक्षम युवाओं से, गलती से वो उसका भी वो हो जाता है। मेरी बुढ़ापा पेंशन समाज कल्याण वालों ने काट दी और मेरे को मृत घोषित कर दिया, जबकि मैं 35 साल से नंबरदारी कर रहा हूँ। तो मजिस्ट्रेट है, तहसीलदार है, हर जगह है, गाँव की शनाख्त करता आ रहा हूँ, जबकि मेरी और का कोई अड़चन नहीं। सिर्फ समाज कल्याण वालों ने मेरे को डिक्लेयर कर दिया कि भाई स्वास्थ्य विभाग वालों ने तेरे को मृत घोषित कर दिया और जिससे मेरे को बहुत परेशानी हो रही है। कितने महीने से आप चक्कर काट रहे हो, अपने जिंदा होने का सबूत दे रहे हो? मैं 4 महीने से चक्कर काट रहा हूँ और अपने जिंदा होने का हर वो सबूत दे रहा हूँ।
चलिए फिलहाल के लिए आपका जिला आपकी खबर में मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।